चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। तो देखते हैं, हमारी पहली न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दी है। तो वेंचर कैपिटल फंड निजी इक्विटी वित्त पोषण का एक विशेष रूप है। इसके जरिए बेहतर विकास क्षमता वाले शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स में निवेश किया जाता है। देखते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए वेंचर कैपिटल फंड के विषय में। तो ये प्रस्तावित फंड संपूर्ण अंतरिक्ष आपूर्ति श्रृंखला में स्टार्टअप्स का वित्त पोषण करेगा। अगर वित्तीय संरचना की बात करें तो इसे 5 वर्षों के लिए संचालित किया जाएगा। निवेश के अवसरों और फंड की आवश्यकताओं के आधार पर उपयोग की औसत राशि प्रति वर्ष 150 से 250 करोड़ रुपए हो सकती है और प्रति स्टार्टअप निवेश की सांकेतिक सीमा 10 से 60 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। निवेश की उपयुक्त सीमा के आधार पर इस फंड से लगभग 40 स्टार्टअप्स को सहायता मिलने की उम्मीद है। इस फंड का लक्ष्य भारत को रणनीतिक रूप से अग्रणी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में स्थापित करना है। इस फंड के उद्देश्य देखते हैं। तो पूंजी निवेश की बात करें तो स्टार्टअप के बाद चरण के विकास के लिए अतिरिक्त धन आकर्षित करके गुणक प्रभाव पैदा करना, निजी क्षेत्र पर आधारित अंतरिक्ष उद्योग के विकास में तेजी लाना, यानी कि अगले 10 वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्थाओं के 5 गुना विस्तार के लक्ष्य को पूरा करना, प्रगति को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देना और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से भारत के नेतृत्व को मजबूत करना, ये इसके उद्देश्य है। बात करते हैं फंड से प्राप्त होने वाले लाभ। तो यह भारत में स्थित अंतरिक्ष क्षेत्र संबंधी कंपनियों की सक्रियता को बनाए रखेगा। इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर विकास, डेटा विश्लेषण, विनिर्माण आदि में रोजगार पैदा होगा इससे, और नवाचार का एक जीवंत इकोसिस्टम तैयार होगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को इससे बढ़ावा मिलेगा। तो अब देखते हैं भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र। तो इसमें वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की 2 से 3% हिस्सेदारी है। इस मामले में यह विश्व में 5वें स्थान पर है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान मूल्य 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया। इसे 2033 तक 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के विषय में। तो इसे 2020 में स्थापित किया गया था और यह अंतरिक्ष विभाग में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यह सिंगल विंडो स्वतंत्र और नोडल एजेंसी है। यह भारत की अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने और सुविधाजनक बनाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार पर केंद्रित है। यह एजेंसी इसरो और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच एक इंटरफेस या माध्यम के रूप में कार्य करती है। यह प्रक्षेपण यान और उपग्रहों के निर्माण, अंतरिक्ष संरचना को साझा करने आदि जैसी अलग अलग अंतरिक्ष क्षेत्र संबंधी गतिविधियों को अधिकृत एवं उनका पर्यवेक्षण करता है। देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा कौन सी पहले शुरू की गई है। तो भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान विक्रम-1 स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ की, जो है एक अध्ययन के अनुसार भारत में 6 से 23 महीने की आयु के 77% बच्चों में न्यूनतम आहार विविधता की कमी है। WHO के अनुसार न्यूनतम आहार विविधता यानी मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी MDD तब मौजूद होती है जब आहार में 8 खाद्य समूहों में से 5 या उससे अधिक शामिल होते हैं। तो माता का दूध, अनाज, फलियां, डेयरी उत्पाद, मांस, खाद्य पदार्थ, अंडे, फल और सब्जी तथा विटामिन ए से भरपूर फल और सब्जियां और 5 से कम खाद्य समूह से आहार का सेवन न्यूनतम आहार विविधता विफलता यानी MDDF माना जाता है। भारत में न्यूनतम आहार विविधता MDD से संबंधित अध्ययन 2019 से 21 के मध्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं हम। तो क्षेत्रीय असमानताएं की बात करें तो भारत के मध्य क्षेत्र, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 80% से अधिक बच्चे न्यूनतम आहार विविधता विफलता यानी MDDF से पीड़ित हैं। MDDF पर आयु का प्रभाव देखते हैं तो 87% कम आयु वर्ग यानी 6 से 11 महीने के बच्चों में उच्च आयु समूह की तुलना में MDDF की व्यापकता सबसे अधिक है। कमजोर वर्ग तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के बच्चों में सबसे ज्यादा MDDF 79% है। उसके बाद अनुसूचित जाति के बच्चों में 77.2% और फिर अनुसूचित जनजाति के बच्चों में 76% ये पाया जाता है। उसके बाद अन्य निष्कर्ष की बात करें तो अशिक्षित युवा और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली माताओं के बच्चों में आहार विविधता की कमी होने की संभावना ज्यादा थी। आहार विविधता सुनिश्चित करने में क्या समस्याएं हैं वो देखते हैं। पोषण संरचना तो फलों, सब्जियों और पशु उत्पादों का बहुत कम सेवन किया जाता है। शिक्षा की कमी, अशिक्षित माताओं में MDDF 81% है जबकि शिक्षित माताओं में यह 75% है। अध्ययन में क्या सिफारिशें की गई हैं तो लक्षित आउटरीच यानी गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं पर लक्षित प्रयासों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
पोषण संबंधी गतिविधियों के लिए स्थानीय शासन का उपयोग करके समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए। बात करते हैं कुपोषण को रोकने के लिए भारत द्वारा कौन सी पहलें शुरू की गई हैं। तो पोषण अभियान, यह गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों को लक्षित करके जन आंदोलन के माध्यम से पोषण जागरूकता को बढ़ावा देता है। और राष्ट्रीय पोषण माह, यह समुदाय को जोड़ने के लिए मंत्रालयों के बीच सहयोग पर केंद्रित है। समेकित बाल विकास ICDS योजना, यह 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ पहुंचाती है। ये बात की हमने कुपोषण को रोकने के लिए जो भारत की पहलें थी उनके विषय में बात करते हैं। ग्राम पंचायती स्तर पर मौसम पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की गई। तो इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को जलवायु आपदाओं से निपटने में सक्षम बनाना है और पहली बार ग्राम पंचायती स्तर पर स्थानीय मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराए जाएंगे। यह पूर्वानुमान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के एक्सपेंडेड सेंसर कवरेज की मदद से उपलब्ध कराया जाएगा। अगर बात करें ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान पहल के विषय में, पंचायती राज मंत्रालय, IMD और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। मुख्य विशेषताएं देखते हैं। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को मौसम पूर्वानुमान। तो ये पंचायतें अब वर्तमान तापमान, पवनों की गति, बादल में छाए रहने, वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता के बारे में डेटा देख सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो ग्राम स्वराज, ग्राम मानचित्र और मेरी पंचायत जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आगे 5 दिनों के लिए तथा प्रति घंटे मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेंगे। SMS अलर्ट, चक्रवात, भारी वर्षा जैसी चरम मौसमी आपदाओं के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों को SMS अलर्ट भेजे जाएंगे। बात करते हैं स्थानीय मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराने का महत्व। तो कृषि पर निर्भर आजीविका की सुरक्षा में सहायक। तो इसमें देखते हैं मौसम के बारे में सटीक डेटा उपलब्ध कराने से किसानों को बुआई, सिंचाई और फसल कटाई जैसे कृषि कार्यों के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी। जमीनी स्तर पर अभिशासन को मजबूत बनाने में सहायक। तो ग्रामीण आबादी को मौसमी संबंधी आपदाओं तथा पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में सक्षम और सशक्त बनाया जा सकेगा। आपदा पूर्व तैयारी, ये पूर्वानुमान चरम मौसम की घटनाओं से निपटने हेतु ग्रामीणों को आपदा पूर्व तैयारियों में मदद करेंगे। इससे आपदा की वजह से होने वाले जान माल के नुकसान को कम किया जा सकेगा। ये पहल वैश्विक जलवायु आपदाओं से निपटने के प्रयासों में भारत की भूमिका को रेखांकित करती है। भारत का IMD 5 विकासशील देशों हेतु सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार के रूप में कार्य करता है और इस तरह ये वैश्विक क्लाइमेट रेजिलियंस में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। बात करते हैं भारत की स्थानीयकृत मौसम पूर्वानुमान क्षमताएं। IMD के पास 12 गुना 12 किलोमीटर के वर्गाकार क्षेत्र में मौसम की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है। IMD भविष्य में 3 गुना 3 किलोमीटर ग्रिड और फिर 1 गुना 1 किलोमीटर रेंज के लिए हाइपर लोकल पूर्वानुमान उपलब्ध कराने में कार्य कर रहा है। पिछले दशक की तुलना में मौसम पूर्वानुमान की सटीकता में 40% सुधार हुआ है। लंबी अवधि के लिए तथा हाइपर लोकल मौसम संबंधी डेटा प्रदान करने हेतु वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम यानी विंड्स लॉन्च किया गया है। अन्य पहलों की बात करें तो कृषि परामर्श सेवाएं AAS और ग्रामीण कृषि मौसम सेवा GKMS प्रदान की जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के साथ अपनी अगली न्यूज़ जो है हमारी डिजिटल अनुक्रम सूचना DSI से संबंधित नियमों पर संयुक्त राष्ट्र यानी COP16 प्रकृति शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई। इसका उद्देश्य कानूनों को सुव्यवस्थित करना और DSI के उपयोग से संरक्षण के लिए राजस्व उत्पन्न करने पर केंद्रित एकल व बहुपक्षीय प्रणाली सृजित करना है। अब देखते हैं डिजिटल अनुक्रम सूचना के विषय में। तो ये एक नीतिगत शब्दावली है जो मोटे तौर पर जीनोमिक सीक्वेंस डेटा और अन्य संबंधित डिजिटल डेटा को संदर्भित करती है। इसमें DNA, RNA और प्रोटीन अनुक्रम जैसे आनुवांशिक संसाधनों एवं जैविक डेटा को डिजिटल रूप में शामिल किया गया है। इस शब्दावली की सटीक व्याख्या और दायरे के बारे में अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। DSI का महत्व देखते हैं। तो अनुसंधान की बात करें तो यह जीवन की उत्पत्ति को समझने, बायो प्रोस्पेक्टिंग जैसे जैविक अनुसंधान में सहायता करता है। और बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? तो जैव संसाधनों से उपयोगी उत्पादों की व्यवस्थित खोज को बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए वायरोलॉजिस्ट्स ने कोविड-19 हेतु डायग्नोस्टिक किट्स डिजाइन करने के लिए SARS-CoV-2 DSI का उपयोग किया था। कृषि और खाद्य सुरक्षा, यह कीट प्रतिरोधी, उच्च उपज और जलवायु लोचशील फसल किस्मों को विकसित करने में मददगार है। प्रजातियों का संरक्षण, विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही प्रजातियों की पहचान करने और जोखिम को कम करने, अवैध व्यापार पर नजर रखने आदि में यह सहायता कर सकता है। इससे जुड़ी चुनौतियां देखते हैं। जवाबदेही का अभाव, तो जैव विविधता सम्मेलन CBD 1992 को अपनाने से पहले स्थापित DSI को साझा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले
सार्वजनिक डेटाबेस यानी सीबीडी या उसके पक्षकारों के प्रति जवाबदेह नहीं है। न्याय संगत लाभ साझाकरण का अभाव। डीएसआई से जुड़े प्राथमिक क्षेत्रक सालाना 1.6 ट्रिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न करते हैं। इसमें डीएसआई से संबंधित मूल देश और समुदायों को कोई लाभ नहीं दिया जाता। अन्य मुद्दों की बात करें तो निजता संबंधी चिंताएं, डेटा सुरक्षा जोखिम, स्वामित्व मुद्दे, तकनीकी बाधाएं आदि चुनौतियां हैं। बात करते हैं डिजिटल अनुक्रम सूचना के लिए शुरू की गई कौन सी पहले है, तो कुनमिंग मॉनिटरल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। इसका लक्ष्य 13 आनुवांशिक संसाधनों पर डीएसआई से लाभ साझा करने को बढ़ावा देना है। और दूसरी है भारत में डिजिटल अनुक्रम पर पहले, तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट यानी भारतीय जनसंख्या की आनुवांशिक विविधता का मानचित्रण करना आदि पहले शुरू की गई है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 जारी की। तो इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन की प्रवृत्तियों, भविष्य के पूर्वानुमानों और पेरिस समझौते के तापमान संबंधी दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक अगले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों यानी एनडीसीएस के तहत अपेक्षित प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2023 में 57 गीगाटन CO2 के बराबर एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह 2022 की तुलना में 1.3% की वृद्धि को दर्शाता है। कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत 4140 मीट्रिक टन CO2 के बराबर उत्सर्जन के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन पहले पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे पे है। वर्तमान और ऐतिहासिक ग्रीन गैस उत्सर्जन में बड़ी असमानताएं। तो 6 सबसे बड़े ग्रीन हाउस उत्सर्जक देश वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस उत्सर्जन के 63% के लिए जिम्मेदार है, जबकि अल्प विकसित देशों के लिए यह आंकड़ा केवल 3% है। इसी प्रकार भारत का ऐतिहासिक 1850 से 2022 तक CO2 उत्सर्जन 83 गीगाटन CO2 है। यह चीन के 300 गीगाटन CO2 और अमेरिका के 527 गीगाटन CO2 की तुलना में बहुत कम है। एनडीसी लक्ष्य प्राप्त न कर पाना। तो 2030 तक एनडीसी के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी देशों के लिए अधिक कठोर नीतियों को अपनाना अनिवार्य है। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए की गई कौन सी सिफारिश है वो देखते हैं। देशों को अगले एनडीसीएस में 2030 तक वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 42% और 2035 तक वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 57% की कटौती करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सूचीबद्ध सभी गैसों को एनडीसीएस में शामिल किया जाना चाहिए और सभी क्षेत्रकों को कवर करते हुए उनके लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। अब देखते हैं सौर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकियों और पवन ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से 2035 में कुल ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 38% तक की कमी हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसीएस के विषय में बात करते हैं। तो ये ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएं हैं। पेरिस समझौते के अनुसार एनडीसीएस को प्रत्येक 5 वर्ष में अपडेट करना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक देश की क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसे और अधिक महत्वाकांक्षी बनाया जाना चाहिए। 2015 में पहले एनडीसीएस और 2020 और 21 में दूसरे एनडीसीएस के बाद एनडीसीएस के अगले चरण एनडीसीएस 3.0 की शुरुआत 2025 से होने वाली है। ये बात की हमने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों एनडीसीएस के विषय में। अब बात करते हैं एक अध्ययन के अनुसार शहरीकरण और औद्योगिकीकरण 5 भारतीय हॉटस्पॉट में भूजल भंडार को खत्म कर रहे हैं। तो इस अध्ययन में निम्नलिखित 5 हॉटस्पॉट्स को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है पंजाब और हरियाणा हॉटस्पॉट 1, उत्तर प्रदेश दूसरा है, पश्चिम बंगाल तीसरा हॉटस्पॉट है, छत्तीसगढ़ चौथा और केरल हमारा 5वां हॉटस्पॉट है। 5 हॉटस्पॉट्स हैं जिनको लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। अब आगे देखते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता देश है। यहाँ वैश्विक स्तर पर कुल भूजल निकासी का 25% से अधिक भूजल दोहन होता है। अब देखते हैं इस अध्ययन के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। तो उत्तरी और उत्तर पश्चिम हॉटस्पॉट्स 1 और 2 के बारे में देखते हैं। पिछले 2 दशकों में यहाँ लगभग 64.6 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल की भारी हानि हुई है। इसमें भी पंजाब और हरियाणा सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। यहाँ भूजल के मामले में भारत में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो बढ़ते शहरीकरण के चलते भूजल का उपयोग कृषि से घरेलू आवश्यकताओं की ओर स्थानांतरित हो गया है। छत्तीसगढ़ सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्य हेतु भूजल के उपयोग में वृद्धि के चलते भूजल की उपलब्धता कम हो रही है। पश्चिम बंगाल और केरल की बात करें तो घरेलू एवं औद्योगिक
उद्देश्य हेतु भूजल के उपयोग में क्रमशः 24% और 34% की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं घटते भूजल संसाधनों के लिए समाधान। तो उपयोगकर्ता अधिकार, भू स्वामित्व से अलग औपचारिक भूजल अधिकार निर्धारित किए जाने चाहिए। सामुदायिक अधिकार प्रदान करना, यह सामूहिक जिम्मेदारी और समान पहुंच को बढ़ावा देगा, साथ ही निजी स्वामित्व के तहत अक्सर देखी जाने वाली अत्यधिक भूजल दोहन की प्रवृत्तियों को कम करेगा। भारत में कृत्रिम भूजल पुनर्भरण, तो डायरेक्ट सरफेस टेक्निक्स जैसे बाढ़ के दौरान बेसिन या तालाब से रिसकर जलधारा में अधिक पानी छोड़कर आदि। डायरेक्ट सबसरफेस टेक्निक्स जैसे इंजेक्शन वेल्स यानी कुएं या रिचार्ज वेल्स, रिचार्ज पिट्स और शाफ्ट आदि। बात करते हैं सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं। तो अटल भूजल योजना, अटल जल भी से कहते हैं, इसे 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किया गया है। और जल शक्ति अभियान, तो कैच द रेन, इसका उद्देश्य वर्षा जल का संचयन करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान 2020, इसके तहत वर्षा जल संचयन करने वाली 1.42 करोड़ संरचनाओं का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। और राज्यों को वित्तीय सहायता यानी 15वें वित्त आयोग के सशर्त अनुदानों के अंतर्गत वित्तीय सहायता का उपयोग वर्षा जल संचयन करने के लिए किया जा सकता है। अब बात करते हैं जलकुंभी के विषय में। तो देखते हैं असम के बाढ़ प्रभावित बोरचिला क्षेत्र की महिलाएं जलकुंभी को पर्यावरण अनुकूल उत्पादों में बदल रही हैं, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत रोजगार का सृजन कर रही हैं। जलकुंभी एक जलीय विदेशी आक्रामक प्रजाति है, यह भारत में व्यापक रूप से पाई जाती है। इसके नकारात्मक प्रभाव देखते हैं तो जल गुणवत्ता ह्रास, इसमें जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इससे जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है। पारिस्थितिकी असंतुलन, यह देशी पादप प्रजातियों को समाप्त कर सकती है, इसके चलते ताजा जल के पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता में गिरावट आ सकती है। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के विषय में। तो ये जल में मौजूद भारी धातुओं, विषाक्त पदार्थों को अवशोषित कर सकती है, इस प्रकार ये जल प्रदूषण को कम कर सकती है। इसके अलावा पशु चारा, खाद और जैव ऊर्जा को संसाधित कर सकती है। इसे एकत्र किया जा सकता है और शिल्प व फर्नीचर जैसे पर्यावरण अनुकूल उत्पादों में प्रसंस्कृत किया जा सकता है। बात की हमने जलकुंभी की, अब बात करते हैं एरी झील के विषय में। तो एक अध्ययन के अनुसार माइक्रोसिस्टीन नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्व एरी झील के जल को संक्रमित कर सकते हैं, इससे जीव जंतु और लोग बीमार हो सकते हैं। इस झील के विषय में देखते हैं तो ये झील जो है उत्तरी अमेरिका की 5 ग्रेट लक्स यानी सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन और ओंटेरियो में से चौथी सबसे बड़ी झील है। यह ग्रेट लक्स में सबसे गर्म, सबसे उथली और जैविक रूप से विविधतापूर्ण है। यह झील कनाडा, उत्तर तथा अमेरिका में पश्चिम, दक्षिण और पूर्व के बीच सीमा बनाती है। नियाग्रा फॉल्स नियाग्रा नदी पर स्थित है। यह नदी एरी झील से ओंटेरियो झील तक बहती है। ये बात की हमने एरी झील के विषय में। अब बात करते हैं आधार के विषय में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, परंतु यह जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण नहीं है। इसके विषय में देखते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI द्वारा जारी 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। इसे UIDAI द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है या हटाया भी जा सकता है। इसके लिए निर्धारित जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी होना अनिवार्य है। आधार नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पिछली टिप्पणी क्या थी वो देखते हैं। तो आधार मेटा डेटा को 6 महीने से अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता। कल्याणकारी योजनाओं को छोड़कर किसी भी सेवा के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। ये बात की हमने आधार के विषय में। बात करते हैं मर्मुगांव पतन प्राधिकरण के विषय में। तो मर्मुगांव पतन प्राधिकरण को एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध होने के बाद विश्व स्तर पर मान्यता मिली है। ESI को 2011 से अंतर्राष्ट्रीय पतन एवं बंदरगाह संघ IAPH द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह उन जहाजों की पहचान करता है जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के वर्तमान उत्सर्जन मानकों द्वारा तय सीमा की तुलना में वायु उत्सर्जन को कम करने में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मर्मुगांव पतन के विषय में देखते हैं। तो यह गोवा में स्थित भारत का एक महापतन यानी मेजर पोर्ट है। यह ESI के माध्यम से ग्रीन शिप इंसेंटिव्स यानी हरित श्रेय योजना शुरू करने वाला भारत का पहला पतन है। हरित श्रेय योजना के विषय में देखते हैं। तो इसके तहत अनुकूल ESI स्कोर वाले जहाजों को प्रोत्साहित किया जाता है और डिकार्बोनाइजेशन और ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा भी दिया जाता है। ठीक है, बात की हमने मर्मुगांव पतन प्राधिकरण के विषय में। बात करते हैं
कॉमन प्लेस पहल के विषय में। तो हाल ही में यह पहल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित डिबेट में लॉन्च की गई है। कॉमन प्लेस के विषय में देखते हैं। इसका उद्देश्य शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थों, सरकारों एवं नागरिक समाज को एक साथ लाना है। इसमें महिलाओं को प्रमुख मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करना तथा उन्हें मध्यस्थता टीम में जोड़ना शामिल है। यह महिला शांति और सुरक्षा पर ऐतिहासिक संकल्प 1325 जो कि 2000 के अनुरूप है। संकल्प 1325 के बारे में देखते हैं। यह संघर्ष के लैंगिक पहलुओं की पहली औपचारिक स्वीकृति थी, जिसने शांति की स्थापना और संघर्ष समाधान में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया था। बात करते हैं सिम्बेक्स 2024 के विषय में। तो इस सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान में आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1994 में अभ्यास लायन किंग के रूप में हुई थी और ये भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना के बीच सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्री सहयोग में से एक है। बात की सिम्बेक्स के विषय में, बात करते हैं बिहटा शुष्क पतन के विषय में। तो बिहटा बिहार का पहला शुष्क पतन या ड्राई पोर्ट है। इसे अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ICD के नाम से भी जाना जाता है। यह पटना के निकट स्थित है। शुष्क पतन तो यह कार्गो के हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के लिए समुद्री पतन या हवाई अड्डे से दूर लॉजिस्टिक सुविधा प्रदान करता है। बिहटा शुष्क पतन का महत्व देखते हैं। तो निर्यात की बात करें तो इससे बिहार से मुख्य रूप से कृषि आधारित उत्पाद, वस्त्र और चमड़ा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। और बेहतर लॉजिस्टिक्स, तो इसमें कार्गो हैंडलिंग और परिवहन सुव्यवस्थित होंगे, परिवहन लागत कम होगी तथा भंडारण और हैंडलिंग सुरक्षित होगी। पड़ोसी राज्यों को लाभ, इससे संपूर्ण पूर्वी भारत को लाभ होगा। यह कोलकाता, हल्दिया, विशाखापत्तनम, नोवा शेवा जैसे प्रमुख पत्तनों और प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों से लेकर रेल द्वारा भी जुड़ा हुआ है। बात करते हैं कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM के विषय में। ब्रिक्स द्वारा अपनाए गए कजान घोषणा पत्र में CBAM को अस्वीकार कर दिया और इससे भेदभावपूर्ण बताया गया है। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM के विषय में देखते हैं। तो यह यूरोपीय संघ की एक नीति है। इसके तहत यूरोपीय संघ द्वारा कम कठोर जलवायु नीतियों वाले देशों से कुछ उत्पादों जैसे स्टील के आयात पर कार्बन कर लगाया जाएगा। कार्बन सीमा का कर का उद्देश्य कंपनियों को कम विनियमन वाले देशों में उत्पादन स्थानांतरित करने से रोकना है। 2023 में CBAM को एक संक्रमणकालीन चरण के रूप में लागू किया गया था और 2026 तक इसका पूर्ण प्रवर्तन किया जाएगा। भारत की चिंताएं देखते हैं इसको लेकर। तो यूरोपीय संघ को होने वाले निर्यात के समक्ष नई व्यापार बाधाएं पैदा हो सकती हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के अनुसार CBAM कर भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 0.05% होगा। अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे अपने व्यक्तित्व के विषय में। तो रानी चेन्नम्मा 1778 से 1829 तक। तो 1824 में रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस जीत की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। रानी चेन्नम्मा के विषय में देखते हैं। तो इनका जन्म कर्नाटक के बेलगावी जिले के ककाती गांव में हुआ था। विवाह देसाई वंश के राजा मललसर से हुआ था। इस प्रकार वे कित्तूर, जो अब कर्नाटक है, उसकी रानी बन गई थी। अपने पति और इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने एक अन्य बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया था तथा उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसे उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया। वैसे यह सिद्धांत उस समय व्यवहारिक रूप से लागू भी नहीं हुआ था। अब देखते हैं कित्तूर विद्रोह 1824 के विषय में। तो इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। साथ ही यह महिलाओं के नेतृत्व में सबसे शुरुआती उपनिवेश विरोधी संघर्षों में से भी एक है। 1824 में हुई पहली लड़ाई में ब्रिटिश हार गए थे, लेकिन बाद में रानी चेन्नम्मा को पकड़ लिया गया। 1829 में बेलहोंगल किले में कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बात की हमने आज की अपने करंट अफेयर की। इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।